स्टूडेंट्स। सो आज हमारा टॉपिक होगा अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रिक्शन को अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आज हम अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। फ्लूइड के बारे में पहले समझिए, व्हाट इज फ्लूइड। हमें मालूम है कि फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसको हम कहते हैं विच कैन बी फ्लो। एनीथिंग विच कैन बी फ्लो is known as a fluid। इसको हम फ्लूइड कहते हैं। जैसे कि लिक्विड फ्लो करता है, जैसे कि गैसेस फ्लो करती हैं, तो ये जो फ्लोइंग मटेरियल है इनको हम जो है वो फ्लूइड कहते हैं। तो अभी तक जो हमने टॉपिक में डिस्कस किए थे प्रीवियस, वो फ्रिक्शन पड़ी थी, लेकिन वहां हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात करते थे। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शन होती थी या अपोजिंग फोर्स होती थी, इसको हमने सिंपल फ्रिक्शन कहा था। लेकिन फ्रिक्शन लिक्विड और गैस में भी होती है, और वो जो लिक्विड और गैस में फ्रिक्शन होगी हम उसे कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन द रेजिस्टेंस या opposing force applied by the fluid on the body is called fluid फ्रिक्शन। इसे हम क्या कहेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। और इसके और भी नाम है, इज ऑल्सो कॉल्ड विस्कस ड्रैग। ठीक है, और विस्कोसिटी भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके हम इसके नाम देंगे। फ्लूइड फ्रिक्शन को कह सकते हैं, ड्रैग फोर्स भी इसको कह सकते हैं, विस्कस ड्रैग कह सकते हैं। इसके अलावा इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। ओके, तो ये इसके फ्लूइड फ्रिक्शन के ही कुछ नाम हैं। अच्छा, फ्लूइड फ्रिक्शन के एग्जाम्पल मैं आपको देता चलूं। जैसे हम अक्सर देखा होगा, हम जो है वो किसी रोड पर ट्रैवल कर रहे हो, अपनी बाइक पे जा रहे हो, और नॉर्मल अगर जो है वो हम स्पीड के साथ जा रहे हैं तो हमें अपोजिंग फोर्स भी बड़ी नॉर्मल सी लगती है। ठीक है, लेकिन जब हमारी स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाती है तो हमें वो एयर का प्रेशर कह लीजिए, एयर की जो रेजिस्टेंस फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स हम पर लग रही है, हमारे बॉडी को अपोज कर रही है, वो भी बढ़ जाती है। तो वो बढ़ने का मतलब वो भी फ्रिक्शन है, वो अपोजिंग फ्रिक्शन है। इसको एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन कह रहे होते हैं। तो एयर फ्रिक्शन बढ़ जाती है, और एयर क्योंकि गैसियस फॉर्म है, गैस है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? इसकी जो अपोजिंग फोर्स है उसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शन। और किसकी फ्रिक्शन है? गैस की, तो इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हम एरोप्लेन के अंदर इस तरह हमें अपोजिंग फोर्स का सामना होता है। इसी तरीके से स्विमिंग करते वक्त हमें अपोजिंग फोर्स का सामना होता है, पानी या वाटर की अपोजिंग फोर्स हमें लगती है। ठीक है, ये इस तरह ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम में ट्रेवल करवाया जाता है तो उस पर भी एक अपोजिंग फोर्स लगती है। ये सारी एग्जांपल्स हमारी फ्लूइड फ्रिक्शन की होंगी। फ्लूइड फ्रिक्शन में सबसे पहले जो समझना है वो हमने समझना है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया फॉर द विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स का। ठीक है, ड्रैग फोर्स का एक फार्मूला उन्होंने बनाया, और उन्होंने फार्मूला जो बनाया था उस फार्मूले के लिए उन्होंने क्या किया? एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, और उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को एक बीकर के अंदर, एक जार के अंदर उन्होंने रख दिया, और उस बीकर के अंदर जो है वो कोई लिक्विड फिल कर दिया, लाइक दैट।
लिक्विड इसमें फिल करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा, स्फेरिकल बॉल कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, और उस बॉल को इस लिक्विड के अंदर डिप करवाया, लिक्विड पे ड्रॉप कर दिया। जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ड्रॉप होगा तो जब उसका वेट नीचे की तरफ आएगा, हर ऑब्जेक्ट का मास है तो उसका वेट होगा, ये बॉल है इसका भी मास होगा, इस मास के अकॉर्डिंगली, इस कॉरस्पॉन्डिंग वेट के अकॉर्डिंगली जब बॉडी नीचे आएगी तो नीचे इसकी कौन सी फोर्स लगेगी, वेट फोर्स, ठीक है। सो हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स के लॉज में, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल रिएक्शन होगा। अगर ये बॉल वाटर पर एक्शन कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेट, तो बॉल के ऊपर भी रिएक्शन फोर्स होगी, जिसको हम कह रहे हैं दैट इज ड्रैग फोर्स। और वो ड्रैग फोर्स जो है वो क्योंकि लिक्विड की वजह से रिएक्शन लग रहा है, इसलिए उसको हमने ड्रैग फोर्स कहा। इस ड्रैग फोर्स का स्टोक्स ने एक फार्मूला ड्राइव किया, एफ डी, इसको हम ड्रैग फोर्स कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। एक बात याद रखिएगा, पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। स्टोक्स लॉ ने ये फार्मूला जब ड्राइव किया था तो किया था स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखे, स्फेरिकल बॉल रखे। इसी तरीके से हम अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखें तो उसका फार्मूला चेंज आएगा। हम कोई और शेप का मटेरियल लें, वो वाटर में या वो जो है वो हम किसी फ्लूइड में मूव करवाएं तो उसका फार्मूला डिफरेंट बनेगा। एरोप्लेन को भी हम जो है वो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, जस्ट लाइक दैट, कि एरोप्लेन की जो शेप है, ठीक है, उसको हम जो है तो विंग्स को तो निगलेक्ट करके उसकी जो जहां पैसेंजर्स की जो जगह होती है, इस पूरे हिस्से को हम जो है वो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसके आगे नोज टाइप शेप बनी होती है। ये पूरे एरिया को हम जब सिलेंड्रिकल कंसीडर करते हैं तो वहां पर ये विस्कस ड्रैग का फार्मूला नहीं लगेगा, वहां पर विस्कस ड्रैग का फार्मूला चेंज हो जाएगा। रियल शेप टू शेप ये फार्मूला चेंज होता है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो याद रख लीजिएगा कि हुक्स लॉ होल्ड फॉर द या विस्कस ड्रैग फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अब वो चाहे आपने मार्बल रखा हो, ठीक है, वो चाहे आपने कोई और स्टील बॉल रखी हो या कुछ और ऑब्जेक्ट आपने रखा हो, लेकिन शेप क्या होनी चाहिए उसकी, स्फेरिकल होनी चाहिए। उसके बाद इस फार्मूले को अगर मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो इस फार्मूले को एक्सप्लेन कैसे किया, देखें, 6 पाई, 6 इज अ कांस्टेंट नंबर, पाई इज आल्सो अ कांस्टेंट नंबर, दोनों तो कांस्टेंट है, इस पे कोई चेंजिंग या इस पे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ईटा, तो विस्कस ड्रैग जो है वो ईटा पर डिपेंड करेगा। ईटा क्या चीज है, ईटा इज जस्ट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसको मैं लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल में समझा चुका हूं। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जस्ट द मल्टीप्लायर, और कोएफिशिएंट का मतलब ये उस वैल्यू की नेचर को शो कर रहा है कि आपने कौन सा मटेरियल यहां यूज किया है। Either the ball is the rubber ball, or either it will be the wooden ball, either it will be the steel ball, aluminium ball, iron ball, और XYZ etc. तो जो भी नेचर के आप यहाँ पे रखोगे वो यहाँ पर की नेचर को बताएगा। इसके साथ साथ उस बॉल के साथ इसकी इन दोनों के नेचर को, दोनों के साथ होंगी, एक किसी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की नहीं होगी, सिर्फ बॉल की नहीं, मतलब कि मेटल और फोर्स होगी, हमने वाटर रखा तो कोई भी मेटल या वाटर के दरमियान की विस्कस होगी, या आपने हनी रखा है या आपने आयरन बॉल रखी तो आयरन बॉल और हनी के दरमियान कितनी विस्कस हुई, तो उसकी नेचर को बताएगा कि सरफेस की नेचर क्या है। जैसे म्यू एक ऑब्जेक्ट की सरफेस नहीं बताता था, बल्कि दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस के दरमियान की नेचर बताता था कि एक ऑब्जेक्ट लेदर है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो वुडन है, वुड और लेदर के दरमियान क्या कोएफिशिएंट बनेगा, या वुड टू वुड के दरमियान क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, ये वैल्यू बताएगा। सो दिस इज ईटा। ईटा के बाद बात करें आर किसे कहते हैं, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है, डेफिनेटली ऑब्वियसली ये फार्मूला अगर लग रहा है तो स्फीयर के नहीं लगा होगा, तो ये आर स्फीयर के रेडियस को शो करेगा,
ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा रेडियस होगा उतनी ही ज्यादा आपको विस्कस ड्रैग भी फील होगा। इसी के साथ साथ तीसरी अगर मैं बात करूं v इज द वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं कि ये तीनों चीजें कैसे, मैं एक एग्जांपल देख के आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ईटा को हमने कोफिशिएंट कहा, देखिए मैं एग्जांपल दूं कि हमने ये एक जार रखा और इस जार के अंदर हमने लिक्विड चेंज करे, बॉल वही ली, मार्बल लिए, लेकिन लिक्विड हमने चेंज कर दिया। एक वक्त में हमने जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने रखा वाटर और उस वाटर में उस ऑब्जेक्ट को, उस मार्बल को डिप करें, तो फिर आप उसकी विस्कस ड्रैग को नोट कीजिए। उसके साथ साथ दूसरा एक जार लें, उसमें हमने हनी रख दिया, अब उस हनी के ऊपर वही सेम मार्बल है, उसी सेम मार्बल को दोबारा हमने ड्रॉप किया, तो दोनों में हम बड़ा वाज़ेह फर्क फील कर पाएंगे कि वाटर वाला जो मार्बल है वो रैपिडली नीचे आ जाएगा और जो हनी वाला मार्बल होगा वो बहुत स्लो नीचे की तरफ आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो नेचर ऑफ द हनी है वो मोर विस्कस है, विस्कस है किससे? देन वाटर। तो जितनी ज्यादा विस्कस मटेरियल ज्यादा होगा, यानी कि गाढ़ा मटेरियल होगा, उसकी नेचर, इसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उस पर विस्कस ड्रैग लगेगी। जब विस्कस ड्रैग लगी, अपोजिंग फोर्स लगी, तभी तो बॉल के मोशन बहुत स्लो हुआ, ठीक है। तो जो बॉडी रैपिडली नीचे गिर रही है, जल्दी नीचे गिर रही है, इसका मतलब उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स कम है, और जो आराम से नीचे की तरफ गिर रही है इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स उतनी ही ज्यादा लगती है, तभी वो बॉडी स्लो मूव कर रही है। ओके, इसके साथ आर की एग्जांपल दो। अब हमने चले दोनों में हनी यूज कर लिया, दो जार लिया, दोनों में हनी यूज कर, नेचर सेम रख दी, मार्बल अलग अलग कर दिए। एक हमने स्मॉल मार्बल लिया था, एक हमने थोड़ा सा हैवी मार्बल लिया, तो थोड़ा सा बड़ा आपने मार्बल यूज कर लिया। ऑब्वियसली दोनों के वेट में चेंजिंग होगी, वेट चेंज होगा, उसका साइज भी चेंज होगा, एक का साइज स्मॉल था, एक का साइज ज्यादा था। तो आप जब इनको ड्रॉप करोगे तो देखोगे जितना ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा, स्मॉल उसका रेडियस भी उतना ही ज्यादा स्मॉल, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर भी विस्कस ड्रैग भी उतना ही ज्यादा लगेगा। अगेन मैं आपको रिवाइज कर दूं, ऐसा क्यों कह रहा हूं? स्मॉल रेडियस है तो साइज भी स्मॉल हो गया, रेडियस ज्यादा है तो साइज ऑफ द बॉल भी बढ़ गया। और याद है आपको लास्ट में मैंने बताया था कि जितना कांटेक्ट एरिया बढ़ता है फ्रिक्शन भी उतनी ज्यादा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स। तो जितना एरिया, जितना सरफेस एरिया बढ़ रहा है कांटेक्ट में, इतना एरिया, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन भी आप पर या विस्कस ड्रैग भी आप पर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसलिए कहा कि जितना रेडियस कम उतनी ही ज्यादा विस्कस ड्रैग भी कम, जितना रेडियस ज्यादा उतना ही विस्कस ड्रैग भी ज्यादा। तो तीसरी बात पढ़ें, तीसरा पॉइंट है v इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी में मैं इसको इस तरह समझाऊं कि आप मीडियम में जितनी स्पीड से मूव करते हो उतनी ज्यादा विस्कस ड्रैग भी आप पर लगता है। अभी शुरू में मैंने एग्जांपल दी कि हम बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, एक खुले ग्राउंड में एक स्मूथली आप चलते जा रहे हो और बहुत स्लो मूव कर रहे हो, तो आप पर जो एयर का प्रेशर लगेगा, हवा का एयर रेजिस्टेंस आप पर लगेगी, वो भी बहुत नॉर्मल सी होगी, हमें कोई इतनी ज्यादा फील भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हम जब स्पीड गेन करते हैं और बहुत स्पीड से गुजरने की कोशिश करते हैं उसी मीडियम में, उसी ओपन एरिया में, तो हमें जो हवा का प्रेशर है, हवा का जो एयर रेजिस्टेंस है, जिसको हम एयर ड्रैग फोर्स कह रहे हैं, वो भी ज्यादा लगती है। जब वो एयर ड्रैग ज्यादा लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, इसलिए उसके विस्कस ड्रैग भी ज्यादा बढ़ गया। ओके, तो जितनी तेज आप मूव करोगे उतनी ही तेज आपको विस्कस ड्रैग का सामना करना पड़ेगा। तो विस्कस ड्रैग जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर भी डिपेंड करती है। ओके, सो दिस इज द स्टोक्स लॉ, ये स्टोक्स लॉ होता है। इसके साथ साथ अगर मैं इस मीडियम की दोबारा बात करूं तो यहां पर कितनी फोर्सेस पर लगती हैं? एक फोर्स तो हो गई इसके वेट की फोर्स, जो इसको डाउनवर्ड की तरफ
एक्शन मतलब लाइन ऑफ एक्शन का डाउनवर्ड है। ये एक्शन है तो रिएक्शन में हमने पढ़ा कि विस्कस ड्रैग इस पर लगी जो कि कहां पर है, अपवर्ड है। अब ये बॉल जैसे ही पानी के अंदर जाना स्टार्ट करेगी, अभी सिर्फ वाटर के ऊपर थी, पानी में जाना स्टार्ट करेगी तो उसमें विस्कस ड्रैग भी बढ़ना स्टार्ट होगा, विस्कस ड्रैग लगेगा तो साथ साथ एक और फोर्स यहाँ पर इंप्लीमेंट होगी जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। क्या कहेंगे, अपथ्रस्ट फोर्स। और इस अपथ्रस्ट फोर्स को हम बायंट फोर्स भी कहते हैं, बायंट फोर्स। ठीक है, अगर ये किसी को याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि बायंट फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स में हम पढ़कर आते हैं। और बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो हमेशा लिक्विड या किसी फ्लूइड या किसी फ्लूइड मटेरियल से लगने वाली फोर्स होती है। ठीक है, वो फोर्स जो कि आपको अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करवाती है। फ्लूइड फोर्स या बायंट फोर्स समझ लीजिए, लेट्स से कि ये आपके पास एक वाटर है, वाटर में स्विमिंग पूल वगैरह की बात कर लेते हैं। ये कोई मटेरियल आपके पास, इसके अंदर हम अगर इस पॉइंट पर मौजूद है, सरफेस पर वाटर की, ठीक है, वाटर की सरफेस पर मौजूद है तो हमारी बॉडी का कितना पार्ट कांटेक्ट में है वाटर के साथ, सिर्फ ये पार्ट कांटेक्ट में। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ना, ये एक इस तरह की ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, तो हम पर सिर्फ यहां से फोर्स लगी जो कि इस ऑब्जेक्ट को अपथ्रस्ट फोर्स लगा रही है पानी के। अपथ्रस्ट फोर्स वो फोर्स होती है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन टू द बॉडी। क्या होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन टू द बॉडी, याद कंप्लीट नहीं, और वेट, और क्या, which is equal to the weight of the liquid within a contact to the body। तो यहां पर जितना ज्यादा कांटेक्ट बॉडी पानी से करेगी उतना ही ज्यादा लिक्विड इस पर फोर्स लगाएगा और अपवर्ड फोर्स लगाएगा, इसलिए इसको अपवर्ड फोर्स या बाइंड फोर्स हमने कहा। अगर यही ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ आ जाए और अगर आप यहां पर आ जाए, ठीक है, अब कितना एरिया कवर हुआ, अब सारा एरिया पानी का जो है वो प्रेशर लग रही है, फोर्स लग रही है। जितना ज्यादा कांटेक्ट एरिया पानी से बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा इस पर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि वाटर के अंदर जब हम होते हैं ना, तो जितनी ज्यादा डेप्थ में आप जाओगे ना, ये आपकी डेप्थ यहाँ तक आप पहुंच गए, जितनी ज्यादा डेप्थ में जाओगे ना, इसको हम एच कह देते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस है ना, जितनी ज्यादा डेप्थ में आप जाओगे, जितना हाइट ऑफ द वाटर आपके ऊपर मौजूद होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर आप पर एक्सर्ट हो रहा होगा और अपथ्रस्ट फोर्स या बायंट फोर्स भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यही रीजन होता है कि हम जब डीप स्विमिंग पूल में जाते हैं और एक आप स्विमिंग कर रहे हैं कि बिल्कुल सरफेस के ऊपर, और एक आप स्विमिंग कर रहे हैं इनसाइड द या डीप पूल के अंदर। डीप पूल में स्विमिंग कर रहे हैं और अपवर्ड डेप्थ, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। आप नीचे अगर स्विमिंग करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। क्यों जल्दी थक जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आप पर लोड, आप पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। हम कहते हैं ना अंडर वाटर डाइविंग जब करते हैं तो वहां पर जो है वो प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट हो जाता है। इस तरह हमारे भी ह्यूमन बीइंग की भी एक लिमिट है, हम ज्यादा पानी के अंदर डेप्थ में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम जितने जैसे डेप्थ में जाते रहते हैं हम पर प्रेशर बढ़ता जाता है, हम पर लगने वाली फोर्सेस बढ़ती जाती हैं, जिसको हम बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स कह रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अच्छा, अब यहाँ होगा क्या और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप इस ऑब्जेक्ट को जब नीचे की तरफ लेके गए, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपथ्रस्ट फोर्स हम कह तो रहे हैं, ऊपर की तरफ कह तो रहे हैं। कैसे होगी ऊपर की तरफ? हम अक्सर देखते हैं। आप एक काम करें, एक होलो ऑब्जेक्ट लें, ठीक है। होलो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, आप कोई पंच बॉल होती है, कोई प्लास्टिक बॉल होती है, आपने एक होलो ऑब्जेक्ट ली, होलो बॉल ली। उस होलो बॉल को आप पानी के अंदर लेके जाएं। आप जब पानी के अंदर लेके जाओगे, वहां ले जाए, आपने एकदम पानी का अपना हाथ रिमूव कर दिया, बॉल क्या पानी के अंदर ही रहेगा, फौरन बाहर आ जाएगा, फौरन बॉल बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि उस पर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स बॉल को वापस बाहर लेकर आई। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लाइटर वेट था, इसलिए अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा थी इस पर, उसको फौरन निकालकर सरफेस के ऊपर लेके आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा अपथ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड होती है।
इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स है इसकी, जैसे हमारे डेली लाइफ में सराउंडिंग में स्मोक हम देखते हैं, ठीक है, धुआं। ये स्मोक जो है वो क्या होता है, वो नीचे क्यों नहीं बैठता, ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि वो लाइटर होता है। अपथ्रस्ट फोर्स पर ऊपर की तरफ लगेगी थी, इसलिए वो लाइटर बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर जाता है। इस तरह हाइड्रोजन बलून्स वगैरह है, ठीक है, ये गैस बलून्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये लाइटर टू द एयर है, एयर के मॉलिक्यूल से लाइटर होते हैं, इसलिए एयर के मॉलिक्यूल हैवी है तो वो नीचे रहते हैं और उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, इसकी वजह से वो लाइटर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करवा दिया जाता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स इससे आपको रिलेटेड मिल सकती हैं। तो बताने की बात यहाँ पर यह है कि आप पर एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लगती है जिसको बाइंड फोर्स कहा जाता है। ओके, इसको हम एफ यू कह रहे हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है, या इसको बाइंड फोर्स भी कह सकते हैं। तो एक हो गई ड्रैग फोर्स, एक बाइंड फोर्स। ये दोनों फोर्सेस आपने अब क्या किया, मार्बल को इसमें डिप किया, अब मार्बल नीचे एक्सेलरेट होना स्टार्ट होगा, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर ये बॉडी क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पर जाकर, सडन पॉइंट पर जाकर अब मार्बल एक्सेलरेट नहीं होगा मजीद, अब मार्बल यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर लगने वाली दोनों फोर्सेस ने मिलकर, ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स, इन दोनों फोर्सेस ने मिलकर, प्लस कर लें, इन दोनों फोर्सेस ने मिलकर वेट ऑफ द बॉडी को बैलेंस कर लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो गई, बॉडी अब यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आएगी। याद है, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं ये कि जब बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाती है तो बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो रेस्ट में ही रहती है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन में थी पहले से, बॉडी अगर पहले से मोशन में थी तो अभी भी नेट फोर्स 0 होने की वजह से अभी भी यूनिफॉर्मली मोशन में ही रहेगी और वो स्लो स्लो नीचे की तरफ आती जाएगी, ठीक है। जैसे कि पैराशूट की एग्जांपल में होता है, पैराशूट की एग्जांपल अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पैराशूट पर जब जंप की, जंप करने के बाद उन्होंने अपना पैराशूट ऑन किया, पैराशूट ऑन करने के बाद हम कहते हैं कि उनके वेट के कंपोनेंट को अपथ्रस्ट फोर्स ने, ये जो एयर रेजिस्टेंस या फ्लूइड फ्रिक्शन लग रही है, उसने बैलेंस कर लिया। तो स्टूडेंट समझता है कि अगर फोर्सेस बैलेंस हो गए डाउनवर्ड अपवर्ड, तो ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को वहीं हवा में रेस्ट में आ जाना चाहिए, वहीं रुक जाना चाहिए, नीचे नहीं आ, नीचे क्यों आ रही है। तो बेटा जरा इसको गौर से सुनिए, जब बॉडी, आप जब उस पैराट्रूपर ने उस प्लेन से या उस हेलीकॉप्टर से जंप किया, जब हेलीकॉप्टर में मौजूद था उस वक्त रेस्ट में था, जब जंप किया तो क्या हुआ, मोशन में आ गया। अब इनिशियल स्पीड, इनिशियल उसका स्टेट मोशन में, वो मोशन में एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, उसकी बॉडी मोशन में है। जैसे उसने पैराशूट ऑन किया उसकी एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन बॉडी तो पहले से मोशन में थी ना, अब दोनों फोर्स अपवर्ड डाउनवर्ड बैलेंस हो गई, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 हुआ है। लेकिन बॉडी, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हो, द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज 0। नेट फोर्स जब 0 होती है बॉडी पर, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, तो बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है। इसका मतलब बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में थी पहले, तो वो भी अब यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। और यूनिफॉर्म मोशन किस वजह से था, तो ये आप पढ़ चुके हो कि हर बॉडी के अंदर इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करती है अपने स्टेट को चेंज नहीं करने से। क्लियर? तो स्टेट चेंज नहीं करेगी बॉडी। अगर पहले से मोशन में आ चुकी थी, पैराट्रूपर जंप कर चुका है, मोशन में आ चुका है, तो फोर्सेस जरूर बैलेंस हो गई, लेकिन क्योंकि वो पहले भी मोशन में था तो इनर्शिया की वजह से अब भी वो मोशन में ही रहेगा। इनर्शिया को कौन रोकेगा? कोई अनबैलेंस फोर्स होगी ऊपर की तरफ तो इनर्शिया रुकेगा ना, वरना इनर्शिया तो उसी सेम स्पीड से, इक्वल स्पीड से बॉडी नीचे की तरफ ड्रॉप होना स्टार्ट होगी। और कब तक नीचे आएगी? जब तक वो जमीन पर नहीं पहुंचा, जब तक वो यूनिफॉर्मली स्पीड से नीचे आते रहेंगे। ओके, तो यहां हमने पढ़ा कि जब ये दोनों बॉडी मिलकर आपके वेट को बैलेंस कर लें, बैलेंस करने की वजह से हमें यहाँ पर जो है वो एक बॉडी यूनिफॉर्म कंडीशन में आ जाती है, एंड दैट यूनिफॉर्म स्पीड, दैट यूनिफॉर्म velocity is terminal velocity। तो जो यूनिट वेलोसिटी है जिससे बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उस बॉडी की भी क्या हो जाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी। ओके, so this is the concept of
फ्लूइड फ्रिक्शन। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कल के लेक्चर के अंदर आपको टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।